Good morning, friends, and welcome to a very special episode on Aisher Presents Nai Soch, Naye Raaste, a Trans India exclusive. In the entire logistics industry, truck driving has been considered the toughest and the most challenging operation. The work timings, the working conditions, the attitude of others, everything is draining, mentally as well as physically. अगर हम इन चीज़ों को एक साथ जोड़ें तो ये हैरानी की बात नहीं है कि इंडिया में ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि शॉर्टेज ऑफ ट्रक ड्राइवर्स इज नाउ अ ग्लोबल फिनोमिनन। दुनिया भर में ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज है। द वन डिफरेंशिएटर हियर इज दैट इन यूरोपियन कंट्रीज यू सी अ गुड नंबर ऑफ विमेन ट्रक ड्राइवर्स। इंडिया में जबकि अगर आप विमेन ट्रक ड्राइवर्स की बात करें तो हम उन्हें अपने उंगलियों पर गिन सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम फीचर करेंगे इंडिया की मोस्ट सेलिब्रेटेड विमेन ट्रक ड्राइवर योगिता रघुवंशी। व्हाट मेक्स दिस इंटरेक्शन इवन मोर एक्साइटिंग इज दैट योगिता से बात करेंगे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की 3 महिलाएं जो ट्रक ड्राइवर्स को समझती हैं और उनके चैलेंजेस को भी समझती हैं। So I will not stand in between this very interesting interaction. So here is Yogita Raghuvanshi in a very exclusive interaction with Reema Jogani, Harinder Pal Kaur and Meenal Mehta, only on Aisher Presents Nai Soch, Naye Raaste, a Trans India exclusive. First up, it's Reema Jogani. Hi Yogita जी। Hi रीमा जी। आप इतने इंस्पायरिंग हो और ये इंटरव्यू हमें इसके लिए लेना था कि आप कितने सारे जन को टच कर सकते हो एज विमेन, क्योंकि एटलीस्ट मेरे लाइफ में मैंने कभी भी विमेन ड्राइवर का सुना नहीं था। मैंने आपको पहली बार एक फोरम में देखा था और मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है। आप कैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आए और आपकी जर्नी कैसी थी? ईजी तो नहीं होगी आई एम श्योर, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए, क्योंकि अगर आपके मुँह से सुनूंगी तो यहाँ पे जितनी भी विमेन होगी ना वो इंस्पायर होगी। और हमने भी इंटरव्यू दिया है तो इसके लिए हमको सुन के जब दूसरे लोग आके पूछते हैं हमें भी एक बूस्ट मिलता है कि हम विमेन किसी से कम नहीं हैं। तो इसके लिए आपसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो जो सुन के जो हम सुनेंगे ना वो यूट्यूब से मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ बताइए आपके जर्नी के बारे में। मैं तो किसी से इंस्पायर होकर नहीं आई थी, मेरी ज़रूरत ने मुझे इस फील्ड में धकेला था। और जब तक आपकी ज़रूरत स्ट्रांग नहीं होगी आप इस तरह के टफ फील्ड में नहीं आ पाएंगे। इस फील्ड में आने के लिए भी आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, या तो फिर आपका फैमिली बिजनेस होगा तो फिर आप इस लाइन में आएंगे, या इस लाइन में आने के लिए आप विचार करेंगे। तो वो वैसा कौन सा मोमेंट था जो ऑफ कोर्स आप जैसे बोले कि आपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया कि मुझे चलो करना ही है ये? जब पोजीशन आ जाती है कि करो या मरो की स्थिति है, या तो आप करेंगे तो आपके बच्चे ग्रो कर जाएंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चों की जो लाइफ है आगे की वो अनएजुकेटेड रहेंगे और लोगों को जो देखते हैं प्रॉब्लम में। तो क्यों नहीं हम अपना पूरा 100% फोर्स लगा करके हम कोशिश करेंगे। तो मेरे जो बच्चे थे उनकी वजह से मैंने ये सब किया। कितने साल के थे आपके बच्चे जब आप? मेरा बेटा 4 साल का और बेटियाँ 8 साल की। और वो परिस्थिति में आपने डिसाइड किया कि आप ट्रक चलाओगे? नहीं, उस परिस्थिति में मुझे ये देखना था कि मेरी एज अब 10 साल में इसमें अर्निंग कर सकती हूँ, मतलब मेरी बॉडी मुझे 7-10 साल ही देने वाली है, इसके बाद तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है लाइफ में, मतलब बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस 10 साल में मुझे इतना करना था कि दोनों का एजुकेशन हो जाए, दोनों को अच्छी प्रॉपर्टी बनाकर मैं हाथ में पकड़ा दूँ। यदि वो एजुकेशन अच्छा नहीं कर पाते तो प्रॉपर्टी के बेस पे आगे ग्रो कर जाएंगे। तो वो कौन सा मोमेंट था आपके लिए? तो आपने फिर क्या लाइसेंस लिया? वो भी नहीं लिया, मैंने लाइसेंस नहीं लिया। मैंने पहले तो ऑपरेट करके देखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रक्स थी और वो एक्सपायर होने के बाद उनकी 3 ट्रक थी जो घर के सामने खड़े थे, और मेरे इन लॉज आ गए थे उसे छुड़ाने के लिए कि हमने पैसे दे के या लोन के लिए हमने पैसा दिया था तो ये हमारी हुई एक्चुअली। तो फिर वहाँ पे फाइटिंग शुरू हुई कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, उन्होंने तो लोन लिया था, सीधी बात। फिर वो सब प्रूफ किया और फिर वो ट्रक्स मुझे मिली कोर्ट में। काफ़ी फाइटिंग, मतलब हमारा डिस्प्यूट चला, केसेस। और मुझे पता था कि इंसान के शुरू के 20 साल तो एजुकेशन में निकल जाते हैं लाइफ के, और लास्ट के 20 साल तो ओल्ड एज में निकल जाते हैं।
आपके पास बीच के सिर्फ 20 ईयर बचते हैं गोल्डन पीरियड के, उसमें भी अगर मेरे 10 साल निकल गए तो मुझे 10 ही साल बचे हुए। अब 10 साल में मैं एम्प्लॉय के बेस पे कहीं काम करूंगी तो दोनों बच्चों को हायर एजुकेशन के साथ अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पाऊंगी, सीधी सी बात। तो आपने कोर्ट केस लड़ा, आपने वो ट्रक्स ली? हाँ, मैंने जीरो, मतलब जेब में 100 रुपये भी नहीं थे और उस समय ये सब चीज शुरू की। और फिर वो ट्रक्स जब खड़ी थी, फिर आपने वो जर्नी कैसे, क्या कब डिसाइड किया कि चलो मैं ये ट्रक चलाऊंगी, और 3 ट्रक है तो दूसरे पे मैं ड्राइवर रखूंगी और एक मैं खुद चलाऊंगी, मीन्स वो आपने कब डिसाइड किया? सन 2003 में मैंने जब जॉब ढूंढा था तो मुझे सिर्फ 3000 रुपये महीने का जॉब मिला था, और 3000 में मैं कार्मल कॉन्वेंट में बच्चों को नहीं पढ़ा सकती थी। नेचुरली उनकी तो हर 6 महीने में डिमांड रहती है स्कूल वालों की कि ये फंक्शन है, वो है, इसमें जमा करो पैसे उसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस सैलरी पे नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैंने हिम्मत की कि ट्रक को मैं ऑपरेट करूँगी। पापा ने कोशिश की थी कि मैं इसका पावर ऑफ अटॉर्नी रखवा देता हूँ और तुम हर महीने जाकर 10,000 रुपये ये आपको दे दिया करेंगे। बट मुझे मालूम था कि फिर मैं सिर्फ हर महीने जाके उनके दरवाजे पे हाथ फैला के मांगती रहूँगी और वो इंसान मुझे देगा नहीं, मैं चक्कर लगाती रहूँगी। तो इससे क्यों ना अच्छा है कि मैं ही इसे ऑपरेट करूँ, जो भी पोजीशन आए। तो मैंने पहले एक ट्रक को ऑपरेट की, तो उस समय तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी बना के लाए थे शाम को पापा, और मैंने सुबह ही ड्राइवर बुला के गाड़ी को भिजवा दिया लोडिंग के लिए। और शाम को मैंने अच्छी खासी डांट सुनी है, जिनके नाम पे करवाना था उन्हें साइन, वो भी पर्सन आके काफ़ी हैरिश, मतलब उन्होंने सोचा कि अरे मेरे हाथ से तो ये सब चला गया, इनसिक्योरिटी हो गई। और मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना था, इसलिए मैं किसी को देना नहीं चाहती थी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, एक ट्रक ऑपरेट करवाया, बाकी 2 खड़े रहने दी। वहाँ से हिम्मत आई, जब तक हम कोई टेस्ट नहीं देते, डिसाइड नहीं करते कि हम इसमें पास हो रहे या फेल हो रहे। सेम पोजीशन मेरे सामने थी कि मैं जब तक इसको ऑपरेट नहीं करूँगी तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं इसमें टिक सकती हूँ या नहीं टिक सकती हूँ। तो आपको मालूम था कि अगर आप ट्रक चलाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी? मतलब आप जैसे बोले मैंने जॉब मांगा तो 3,000, और दूसरे बोले थे कि मैं लोन 10,000 दूंगा, तो आपके हाथ में सिर्फ 13 आता। पर आपको तभी मालूम था कि अगर मैं लोन नहीं, मैं पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करती तो वो पर्सन मुझे 10,000 हर महीने देने वाला था। अच्छा, तो बस वो उतना ही आने वाला था, पर आप श्योर थे अगर मैं चलाऊंगी तो मैं इससे ज़्यादा कमाऊंगी? मैं श्योर इस बात से, मुझे डर इस बात से था कि हम जिस इंसान के अंडर में, वो हमें कितना प्रेशर डालता है, फिर उस प्रेशर के तहत वो क्या क्या नहीं डिमांड करेगा मेरे से, वो 10,000 मांगने के लिए। तो मैं उस चीज़ को पहले ही महसूस करती थी कि नहीं, क्योंकि आसपास फैमिली में देखा है जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है, वो क्या क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए, क्या क्या काम, मतलब वो एक फैमिली का हिस्सा होने के बाद वो एज ए सर्वेंट बन के रह जाते हैं घर के अंदर। इससे मुझे महसूस हो रहा था कि तो फिर आपने हैवी कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस लिया? नहीं, फिर भी नहीं लिया। मैंने एक ड्राइवर को रख के एक गाड़ी ऑपरेट करवाई, तो मुझे वीकली मुझे सिर्फ 2,000 रुपये आए। तो मैंने कंपेयर किया कि अगर महीने के मैं 3 कमाती हूँ तो ट्रक से मुझे महीने के कितने मिलेंगे। मुझे सीधे सीधे 8,000 मिलने वाले थे, तो मेरी सैलरी 8,000 हो गई अगर मैं गाड़ी की तरफ ध्यान दूंगी तो। फिर भी 3 से तो ज़्यादा ही है, तो मैंने उस तरफ ध्यान दिया। बट ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने के अंदर में मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैंने बियर लोड की और बियर लेकर हैदराबाद गया, उसने वो गाड़ी एक्सीडेंट की, फेंक दी बॉटल्स, और फिर मैं जिस परिस्थितियों में मैं उठी, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं है, स्टेपनी भी गिरवी रख रही हूँ अपने पास। जो एक नॉर्मल मोबाइल आया करते थे 500-800 रुपये के, तो वो वाले मोबाइल नोकिया का मुझे गिरवी रखना पड़ रहा है कहीं। इस टाइप से चीज़ें गिरवी रख के मैंने उस गाड़ी को खड़ा किया, फिर वापस लाई भोपाल, एक ड्राइवर को हायर किया। तो जब मैं भोपाल ला रही थी रनिंग में, तब मेरे दिमाग में आया कि यदि मैंने ड्राइविंग सीख ली होती तो मुझे इस ड्राइवर को भी अलग से सैलरी नहीं देनी पड़ती, डिपेंडेंसी नहीं रहती उसके ऊपर। हाँ, फिर तो मुझे आप ही लेके आते थे। तब जो मेरे दिमाग में ख्याल आया था ये आया था। तो फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं सही, एक गाड़ी भी ऑपरेट करके, मतलब ड्राइविंग करके मैंने अगर इसको कमा लिया तब तो फिर मेरा टेंशन ही खत्म फ्यूचर का। तो आपने उसके बाद गाड़ी सीखी? हाँ, मैंने उसके बाद वो सीखी। प्रोसेस तो कितना टाइम लगा? सीखने वाला प्रोसेस तो बहुत टफ था, बहुत ही टफ था। एज ए क्लीनर या साइड देखना, ये सब कुछ सीखने के लिए आपको कंडक्टर करनी पड़ेगी, पहले तो साइड में बैठना पड़ेगा। तब मैं वो कांच को देखती थी, जो सामने का फ्रंट कांच होता था, कि रोड को कैसे मैनेज करना, ये इधर वाइट, ये ब्लैक लाइन इस तरफ जा रही कांच के। मतलब इतना पागलपन था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत टाइम लगा मुझे, लगभग 2 महीने लग गए सीखते। आपने कभी भी छोटी गाड़ी नहीं चलाई, सीधी बड़ी गाड़ी? मैंने सीधी ट्रक चलाई, मुझे कार नहीं आती थी चलाना। हैट्स ऑफ।
और आपके बच्चे को आप फिर किधर रखते थे, क्योंकि नहीं, वो छोटे थे? उन्हें फिर मैंने समझाया था, जो बिटिया थी 8 साल की, उसको बोला था कि बेटा मैं पापा की जगह लूँगी तो तू मम्मा की जगह ले लेना, और तुझे स्कूल से आके बनाना है और खिलाना है अपने भाई को। तो आप लोग सिर्फ 3 जन थे, आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था? नहीं, क्योंकि उस समय मेरे फैमिली में जो भाई बहन मम्मी पापा थे, तो जस्ट मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के सेकंड डे मेरा एक डॉक्टर भाई था, वो भी एक्सपायर हो गया। तो उनके घर में भी वो स्थिति थी, वो मुझे सपोर्ट करेंगे या खुद को करेंगे, उसमें से निकल पाएंगे। तो सारे रिश्तेदार जो थे वो मम्मी पापा के यहाँ चले गए, कि सारे रिश्तेदार तो माँ बाप से ही जुड़े हुए रहते, तो पहले तो उन्हें सपोर्ट करेंगे ना, मैं बाद में आई हूँ, तो मुझे सपोर्ट वाला तो कोई था नहीं। तो जब आपने चालू किया तो आपके पास फिक्स क्लाइंट्स थे जिसका बिजनेस करते थे, कि आपको भी जाके ढूंढना पड़ा कि कोई कंपनी के साथ? मेरे हस्बैंड की जो टेलीफोन की डायरियाँ उस समय मैनेज किया करते थे सभी के घरों में, उस डायरी से मैंने नंबर्स लिए ड्राइवरों के और फिर उन्हें कॉल किया। तो एक मिल गया था जिसने कहीं ज्वाइन नहीं किया था, तो फिर उसने आके फिर धीरे धीरे बाकी के 2 ड्राइवर आए। एक चलवाई, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया, सेकंड चलवाई, तीसरी तो मैं चलवा ही नहीं पाई क्योंकि वो इतना पुराना मॉडल था, 12-10 गाड़ी आया करती थी टाटा की, उसको चलाने वाला कोई रेडी नहीं था। और तभी का जो गाड़ी का कंफर्ट कहाँ था? नहीं था, बल्ले बन जाते थे जिम की तरह। तो आपको ऐसे डर नहीं लगता था कि मैं लड़की हूँ और मैं ट्रक चला रही हूँ और कभी किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया या कोई प्रॉब्लम हो जाए? उस डर से ज़्यादा बड़ा डर ये था कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, उस दिन जब घर में थी, तो मेरी सास और मेरी ननद को मैंने कहते सुना था कि एक तेरे घर में नौकर बन जाएगा, एक मेरे घर में बन जाएगा, तो ये पल जाएंगे। तो उस डर को आगे बाकी के डर जीरो थे। That was Reema Jogani interacting with Yogita Raghuvanshi. Coming up after this very short break, Harinder Pal Kaur's interaction with Yogita. ये दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हरिंदर कई बार ट्रक में ट्रैवल कर चुकी है हाईवेज पर, और उन्हें पता है ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ड्राइवर्स के साथ क्या सलूक किया जाता है। So see you on the other side of this very short break. You are watching Eicher Presents नई सोच नए रास्ते, a Trans India exclusive. और क्या हुआ? आपके मारे बैटरी लो है, विटामिन की कमी है, क्रूड ऑयल है, टाइट कर दूँ? अबे जल क्यों नहीं रही? सर्विस करवानी है तो माई आइशर ऐप से बुक हो जाएगी, अभी आके ठीक कर देंगे। ले बुक हो गया। हेलो, वो कहाँ गई? माई आइशर ऐप के साथ घर बैठे सर्विस बुक करो और करो लाइव ट्रैकिंग भी। हेलो, Welcome back to Eicher Presents नई सोच नए रास्ते, a Trans India exclusive. Next up, we have Harinder Pal Kaur engaging in an intense dialogue with Yogita Raghuvanshi. अच्छा योगिता जी, जैसे आपने बताया कि आपने फिर फैसला किया कि मैं खुद ही ट्रक चलाऊंगी ड्यू टू फैमिली रीजंस, राइट? तो जब आपने ट्रक में बैठे, फर्स्ट ट्रिप जब एज अ ड्राइवर चलाए, तो क्या कैसा फील हुआ और क्या क्या चैलेंजेस थे रास्तों में? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि रास्ते में देखने वाले जो भी लोग थे वो तो पहले ये क्वेश्चन आपस में मुझसे भी डायरेक्टली कर देते थे कि आप ट्रक चला रही हो पहले, और सेकंड आप लड़की हो या लड़का हो। समझ ही नहीं पा रहे, मतलब वो बिलीव ही नहीं कर रहे कि कोई लड़की ट्रक चला सकती है। तो ये चैलेंजेस थे। और जब आप कहीं पे भी मतलब ट्रक रोक के रास्ते में जाए तो खाना खुद बनाते थे कि रास्तों में ही खाते थे आप भी बाकी ड्राइवर्स के जैसे? नहीं, पहले तो ढाबे पे ही खाया करती थी। धीरे धीरे समझ में आया कि गैस रखना है, स्टोव रखा करते थे केरोसिन का उस समय, तो कभी टाइम मिलता था तो बना लेते थे। तो जब आप किसी ढाबे पे रुकते थे, ऑफ कोर्स आप ढाबे पे रुक रहे हो, वहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट्स में तो ड्राइवर्स अलाउ नहीं है,
मैंने जो खुद ट्रक में जर्नी करके देखा था, मैं ट्रक में गई थी तो फैमिली रेस्टोरेंट में ड्राइवर्स को अलाउ नहीं किया था कि बाकी फैमिली वाले, सो कॉल्ड फैमिली वाले लोग नहीं आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे, राइट। तो जब आप ऐसे ढाबों पे रुकते हो, है ना, तो वहाँ पे तो फिर बाकी ड्राइवर्स भी होते होंगे। तो जब एक लड़की, है ना, मुझे वो होता है ना कि पिक्चर का सीन समझ में आ रहा है, सीन सामने आ रहा है कि एक लड़की ड्राइवर से खिड़की खोल के ऐसे जंप करते, आप मतलब आप तो तब बहुत यंग थे, ये तो खूबसूरत गोरी चिट्टी सी एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी से निकल दिया, बड़ी गाड़ी से, है ना। तो जब जंप करके आके ढाबे की तरफ जाते थे तो बाकी ड्राइवर्स का कैसा मतलब रिएक्शन था, वो कैसा उनका हाव भाव थे आपके लिए? यहाँ मैं पहली चीज़ तो ये बोलूँगी कि यदि फैमिली रेस्टोरेंट में ड्राइवर को अलाउ नहीं है या फैमिलीज़ नहीं आएगी ऐसा होटल वाला सोच रहा है या रेस्टोरेंट वाला सोच रहा है, तो यहाँ पे बीमार दिमाग किसका है? सिर्फ रेस्टोरेंट वाले का और उन फैमिलीज़ का जो ये सोचते हैं कि ड्राइवर्स ने इसमें नहीं आना चाहिए। ट्रू, वेरी ट्रू। एक तो ये जो बीमार दिमाग है, इस दिमाग को सुधारने की ज़रूरत है हमें मतलब हम सभी को हमारे दिमाग को सुधारने की ज़रूरत है। और जो मेहनत करके ड्राइवर उस स्टेज पे आ रहा है और वो ये जान रहा है कि हमारी बैठने की जगह कौन सी है और फैमिलीज़ की बैठने की जगह कौन सी है, तो सोचिए कि जो ड्राइवर है उनका कितना ब्रॉड माइंड है। आई एग्री, हाँ एकदम। वो उस चीज़ को मतलब सोचता नहीं है और मतलब कितना बड़ा दिल और दिमाग है उसका, वो इस चीज़ के लिए छोड़ देता है फैमिलीज़ के लिए कि भाई हमें ज़रूरत नहीं, हम इसी में खुश हैं। हाँ, क्योंकि आप जब कोई तो त्योहार आते हैं, हाँ, है ना, आप त्योहार नहीं मना के हमारे लिए सामान लेके आते हैं। हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है कि सबसे पहले जो ड्राइवर्स के और आम इंसान ने जो एम्प्लॉय है ऑफिस जाता है या टाई और कोट पहन करके जा रहा है, उसको इस चीज़ को समझना है कि उसका जो लेवल है वो ड्राइवर से नीचे ही आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी सोच वहाँ से आगे नहीं बढ़ रही है। हाँ, एकदम सही। उसने अपने आप को एक बाउंड्री में पैक कर लिया है। हाँ। अच्छा, अभी आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो हमारा वही उसी का सेकंड पार्ट है कि जब आप ट्रक से निकल के ढाबे पे खाना खाने जाते हो, वहाँ पे बाकी ड्राइवर्स थे, तो उनका आपके प्रति कैसा रवैया था? जिन्होंने मुझे ट्रक से उतरते हुए देख लिया और होटल में ढाबे में आकर खाते हुए देखा, उनका तो बहुत अच्छा रिस्पांस था कि वो मुझे जगह दे रहे हैं बैठने के लिए, और मैं कोई चीज़ देख रही हूँ तो बोल रहे हैं अरे पानी चाहिए मैडम को, पानी। हाँ। ठीक है। बट जिन्होंने नहीं देखा उतर के आते हुए, तो वो बोल रहे ढाबे में ये लोग भी आ जाते हैं, मतलब मुझे इस नज़र से देख रहे हैं कि पता नहीं कौन है या ये महिला यहाँ क्या कर रही है, आने कैसे दिया। ठीक है, वो ढाबा वाला तो कुछ नहीं बोल रहा है, बट जब मैं जा रही हूँ फिर खाना खाने के बाद तो मुझे वॉच कर रहे हैं कहाँ जा रही, किसके साथ जा रही। तो जब स्टीयरिंग पे बैठी हुई देखती हूँ तो फिर उनके आंखों के अंदर मेरे लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट नज़र आती। फिर उनका जो सोच थी उस सोच को मैंने ब्रेक किया था। बहुत अच्छा। अच्छा जी, आज हम लोग जब रिसेंटली हमने एक ड्राइवर्स का इंटरव्यू देखा था, तो वहाँ पे लड़के ड्राइवर्स बोल रहे हैं कि जब हमने पूछा उनसे कि आप चाहते हो कि फीमेल ड्राइवर्स भी आएँ इस लाइन पे, तो उनका कहना था कि हम सेफ नहीं है हाईवेज पे, लड़कियाँ कैसे आए। तो इसके ऊपर क्या आंसर देना चाहोगे आप? सिर्फ ड्राइवर नहीं, घर के अंदर एक कोई रईस इंसान बैठा हुआ है वो भी सेफ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, सेफ तो कोई भी नहीं है। हाँ। तो ड्राइवर ने ये जो बात बोली है, ये मैं नहीं मानती इस बात को। घर के अंदर भी इंसान सेफ नहीं है। ये बात तो मतलब आपका इसका बहुत डीप मीनिंग है और मैं समझ पा रही हूँ आप क्या बोलना चाहते हो। फैमिली सबसे बड़ी दुश्मन है घर के अंदर। तो मैं इसके ऊपर मतलब एकदम अग्री करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी इस जर्नी से निकली हूँ। अननोन पर्सन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। मैं आपको मतलब बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं 100% टिक कर सकती हूँ कि जो आप बोल रहे हो मैं समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये मेरा भी एक जर्नी रहा है। अच्छा, एक और चीज़, जब आपने पहली बार स्टीयरिंग पकड़ा है ना, ट्रक में बैठे, और जब स्टीयरिंग पकड़ते हैं हम इस साइड से तो हमें दूसरी साइड पे रोड दिखता है ना, उस साइड का रोड मतलब अब और इस टाइम का रोड में, हाईवेज में कुछ डिफरेंस दिख रहे हैं आपको? उस टाइम के रोड में और आज के रोड में इतना डिफरेंस है। मतलब उस समय सिंगल रोड हुआ करते थे, बहुत मुश्किल होता था जब सिंगल रोड के ऊपर और दोनों किनारियाँ टूटी हुई रोडों के, और फिर वहाँ पर हमारे टायरों को बचा के जब सामने से गाड़ी आ रही तो उसको क्रॉस करना। और आज के ज़माने में जो हम रोड देख रही हूँ वो काफ़ी सेफ़ रोड है, बट उतना ही जितने सेफ़ रोड है उससे कई गुना ज़्यादा एक्सीडेंट्स की गुंजाइश बढ़ गई है।
क्योंकि सेफ रोड के ऊपर आपको स्पीड मिल गई है। और जो पहले अनसेफ रोड हुआ करते थे उसमें आपको स्लो में दोनों गाड़ियाँ क्रॉसिंग करनी पड़ती थी। राइट। तो आज के इसमें और उस ज़माने के रोड में इतना छोटा रोड होने के बाद एक्सीडेंट मुझे लगता है कम होते थे और आज ज़्यादा होने लगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि वो फिर स्पीड में चला रहे हैं। स्पीडोमीटर लगाया तो है, आरटीओ ने सभी की गाड़ियों में कंपलसरी किया है, पर मैंने देखा है कि आरटीओ में फिटनेस कर रहे तभी तक वो लगा के रखा है, वहाँ से निकले उसको फिर हटा दिया। हाँ, ये प्रैक्टिसेस तो हमारी इंडस्ट्री में है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन कि आपसे कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, मुझसे एक्सीडेंट 2 बार हुए थे। एक बार जब मैंने बीड़ी के पत्ते की हाइट वाली गाड़ी भरी थी और मुझे उस समय कोल्ड एंड फीवर था जब मैं भर के ला रही थी, तो मेरी गाड़ी रोड की किनारी छोड़ के नीचे उतर गई थी जब मुझे खांसी आ रही और उल्टी हो रही थी। तब मुझे ये चीज़ सीखने मिले कि तबीयत ख़राब हो तो गाड़ी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। उस समय मेरी अपनी गाड़ी अपनी हाथों से पलट गई थी क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी और लाइट वेट था वो। तो आपको चोटें आई? हाँ, थोड़ा सा मुझे सिर वगैरह में खरोच वगैरह आई थी, चोट नहीं आई थी ज़्यादा। एक वो एक्सीडेंट था, उसने मुझे सिखाया कि तबीयत ख़राब में आप रेस्ट करो, आराम करो, फिर चलाओ। फिर दूसरी चीज़ थी कि मैं कच्चा माल ज़्यादा लेके जाती थी, जैसे मैंगो हुआ, पपैया हुआ, टमाटो हुआ। तो मैंगो लोड किया था मैंने और सिंगल ही थी मैं, मेलावरम से विजयवाड़ा के पास, वहाँ से मैंने लोड किया था भोपाल का। मुझे लगभग 40 घंटे के अंदर पहुँचना था, 35-38-40, क्योंकि उसमें फिक्स रहता। तो रात भर भी खींचनी थी गाड़ी, कंडक्टर भी नहीं था। तो 3 बजे के आसपास मुझे हल्का सा नींद का झोंका आया जिसने मेरी गाड़ी को खेत में उतार दिया था। तो खेत में जा कर के मैं मतलब अपनी गाड़ी, बाकी मैंने सामने से किसी में एक्सीडेंट नहीं किया। उस चीज़ ने भी मुझे सिखाया कि जरा सा पैसा ज़्यादा के लिए कच्चा माल कभी नहीं भरना चाहिए। तब से आज तक मैंने कच्चा माल नहीं भरा। तो एक और चीज़ कि आप ड्राइविंग कौन सा टाइम ज़्यादा चूज़ करते हो, मॉर्निंग का और नाइट का? मॉर्निंग में सो के उठना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नाइट में मैं 3 बजे तक कभी जग ली तो मैं 8 बजे के पहले तो सो के नहीं उठती हूँ। तो मतलब आप डे ड्राइविंग, नाइट ड्राइविंग। तो जब आप रात को ड्राइविंग करते हो तो हम मोस्टली कंपनीज, जो आजकल की ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, ड्राइवर्स को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप रात को नींद लो, दिन में ट्रक चलाओ। तो आपने उल्टा क्यों चूज़ किया कि दिन में सो के रात को ट्रक चलाओ? जैसे आज की डेट में जो भी आईटी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, ज़्यादातर यूएस की कंपनीज है, वो लोग पूरे नाइट में, क्योंकि वहाँ का जो टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग हमारे इंडिया में नाइट में रहता है। जब वो लोग अपने जॉब के लिए नाइट में जगना और दिन में सोना कर सकते हैं तो हम ड्राइवर्स क्यों नहीं कर सकते? एकदम सही। तो रात को सेफ्टी कुछ कंसर्न होते हैं, सेफ्टी को लेकर डर लगता है? सेफ्टी सबसे पहले तो जब रोड में ज़्यादा कोई है ही नहीं, सेफ्टी में तो पब्लिक ही आपको हानि पहुंचाती है मेन तो। और पब्लिक रोड पे नहीं रहेगी, सब सोती रहेगी तो सेफ है आप। अच्छा, मैंने एक रिसेंटली मतलब लास्ट वीक की दिस संडे एक इंटरव्यू देखा था, उसमें भी 2 ट्रक ड्राइवर्स थे, महिलाएं ड्राइवर्स थे। तो उनका कहना था कि जब भी हम ट्रक चलाते हैं हाईवेज पे, तो जब भी कोई छोटी गाड़ी वाला, जब बाइक वाला हमें देखता है तो इमीडिएटली हमारी फ़ोटो खींचना, हमारी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि फ़ीमेल ड्राइवर गाड़ी चला रही है, बड़ा ट्रक चला रही है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? बहुत बार हुआ है। 50-50 किलोमीटर तक कई सारे पत्रकार लोगों ने मेरे पीछे रन किया है। और मैं सोचती हूँ यार ये निकल क्यों नहीं रहा है। बहुत आगे कहीं जाके उसको ओवरटेक करने मिला और आगे जाके उसने मुझे हाथ दिया तब मैं रुकी हूँ। ये हुआ है। केरला के पास में भी जब मैं पलक्कड़ से क्रॉस हुई थी तो एक कार में फैमिली थी, उन्होंने भी मुझे कम से कम 20 किलोमीटर मेरे पीछे भागे मेरा एक वीडियो लेने के लिए। और कई गाड़ी वाले आगे निकल जाते और जब ध्यान उनका जाता है कि यार महिला चला रही थी शायद, तो वापस आते हैं घुमा के गाड़ी और फिर वीडियो या सेल्फी लेना चाहते। लेकिन मुझे मज़ा आता है जब मैं अपनी जो ये विंडो है उसके ऊपर मैं कपड़ा डाल देती हूँ और वो वीडियो नहीं ले पाते। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि मेरी नॉलेज कम भी हो सकती है, लेकिन मैंने देखा है कि इंडिया में भी 3-4 ड्राइवर्स ही हैं जो लॉन्ग हॉलेज में चलाते हैं, और ट्रांसपोर्ट कंपनीज में भी हार्डली 15-20 लड़कियां ही हैं जिनको मैं जानती हूँ कि वो लॉजिस्टिक में या तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन किए हैं, जहाँ जॉब ज्वाइन की है। तो कैसे किया जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट कंपनीज को भी लड़कियां ज्वाइन करें और एज अ ड्राइवर भी लड़कियां ज्वाइन करें? जी कैसे होगा?
मुझे इसका एक सॉल्यूशन दिखता है, महिलाओं को एक्स्ट्रा डिस्काउंट या ऑफ़र की, आपने जैसे ही वो बताया कि ये ऑफ़र रहेगा या ये रहेगा, आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी या आप अपनी फैमिली को भी मैनेज कर सकते हो, तो शायद इसमें महिलाएं ज़्यादा आए, क्योंकि यही कंपैरिजन में उन्हें सेफ जॉब और मिलते हैं, तो वो इस हार्ड जॉब को क्यों चुनेंगी। ट्रू, एकदम सही बात। Coming up after this very short break, Meenal Mehta's interaction with Yogita Raghuvanshi. You are watching Aisha Presents Nai Soch Naye Raaste, a Trans India exclusive. कभी सोचा अगर किसी दिन सब कुछ रुक गया तो? इन छोटी छोटी खुशियों पे, लाइफ पे ब्रेक लग गया तो? किसी ने तो जिम्मेदारी ली होगी कि सब स्मूथली चलता रहे। कोई ऐसा जो ऐसे स्टीयरिंग थामे हैं कि हम ना रुके। जो वक्त से आगे की सोच रखता हो, नए रास्ते बनाता हो। शुक्र है जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे कोई तो बैठा है, क्योंकि जब हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। आयशर के साथ रहिए 24/7 कनेक्टेड, ताकि ना आपका बिजनेस रुके, ना लाइफ, नई सोच, नए रास्ते। Welcome back to Aisha Presents Nai Soch Naye Raaste, a Trans India exclusive. Yogita continues to share her words of wisdom and her journey with Meenal Mehta. आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग रही है। मैं हरिंदर जैसे ट्रक में तो नहीं बैठी, पर ऑन द अदर साइड ऑफ द बिजनेस हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगी, आपको पुलिस हैरेसमेंट कभी हुआ है जब आप लॉन्ग हॉल चलते हैं या ऑन रूट होते हैं? नहीं, पुलिस हैरेसमेंट तो नहीं हुआ। आपको ऐसा कभी लगा है कि तब के ज़माने में और अब के ज़माने में, ये अभी जैसे ऑनलाइन चलानिंग हो गई है, तो आपको लगता है कि पुलिस उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस पावर का, या कुछ उसमें सुधार होना चाहिए? या जैसे मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, हम सोचते हैं कि ड्राइवर की एक लिमिट है, जैसे स्पीड है, तुम गाड़ी चलाओगे या स्पीड पे कंटिन्यूस नज़र रखोगे? या तो फिर जैसे हमारे लिस्ट ऑफ चालान्स मैं खुद देखती हूँ, तो उसमें कई बार ऐसा आता है कि पुलिस मैनुअल सिग्नल नॉट ओबेड, जैसे हाथ दिखा दिया पुलिस वाले ने, ड्राइवर रुका नहीं और चालान कट गया। तो कई बार मैंने पुलिस से भी यही आर्ग्यू किया है कि भाई मेरा ड्राइवर हाईवे पे, जो 4 लेन हाईवेज हो गए अभी, ऐसा भी नहीं रहा कि 2 लेन हाईवे है, 1 वे हाईवे है, तो ड्राइवर गाड़ी चलाए। एक तो छोटी गाड़ी है नहीं, अभी सारी बड़ी बड़ी गाड़ी हो गई है, तुम स्पीड भी ध्यान रखो, तुम छोटी गाड़ी या स्कूटर वाले आजू बाजू जा रहे हो उसको भी ध्यान रखो, और तुम एक कॉर्नर में हाथ दिखा दोगे और तो उसे भी ध्यान दो। तुम क्या क्या ध्यान दोगे? तुम या तो कुछ तो ऐसा रखो कि भाई हम ड्राइवर को पता चले कि भाई तुम हो, या तो मुझे ऐसा कई बार लगता है कि ये लोग गलत फाइन लगाते हैं। आपको क्या लग रहा है उसके बारे में? कि ऐसा होता है आपके साथ कि भाई नज़र नहीं आया, या आपके साथ ऐसे गलत चालान लग रहे हैं, या ऐसा कुछ होता है आपके साथ, या आपको लगता है नहीं ये सारे जेन्युइन केसेस है? क्योंकि हमें ड्राइवर दोनों तरीके से बोलता है कि हमने देखा नहीं, या आप बोलोगे कि नहीं होता ही नहीं है ऐसा तो कभी कुछ। योगिता जी, आगे क्या प्लान है आपका? आप आप इतने साल से ट्रक चला रहे हैं, कब तक?
हर इंसान ने जो इस दुनिया में आया है वो आसपास का माहौल देख के ही सीखता है कि आगे उसे क्या करना है। और जो इंसान ये चीज़ को देख के सीख नहीं सकता, सीखा ही नहीं वो आज तक, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ तो दुनिया में नहीं है। पहली बात, आज के टाइम में कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को पैसे नहीं पुरा रहे, पहली बात। दूसरी बात, यदि घर में लोहा रखा है तो रखे रखे उसको जंग लग जाती है। सेम पोजीशन अगर इंसान काम करना छोड़ देता है तो वो भी डिसीज से ग्रस्त हो जाता है। दोनों चीज़, मतलब ये कि मुझे मेरे लाइफ के एंड तक मुझे पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड थिंग, यदि मैंने अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दी, काम करना बंद कर दिया, तो मैं भी किसी हॉस्पिटल में बेड पे पड़ी रहूँगी। तो ये दोनों चीज़ों से बचना है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई, आसपास का हर फैमिली ने, हर घर, अड़ोसी पड़ोसी, गली मोहल्ला या पूरे दुनिया में देखो तो आपको डिसीज़ होने में देर नहीं लगेगी। तो कॉन्शियस माइंड होना चाहिए, सेकंड आपको एक्टिविटी रेगुलर होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज रेगुलर होना चाहिए, थर्ड आपकी बॉडी अपने आप न्यूरॉन डिजनरेशन होगा क्योंकि आप ओल्ड एज की तरफ जाएंगे। तो इस समय आपको रेगुलर सप्लीमेंटेशन चाहिए या फिर आपकी डाइट बहुत अच्छी चाहिए। तो हेल्दी डाइट के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर चाहिए। तो इन सब को मैनेज करने के लिए कि मैं कभी घर रही 1 महीने तो मुझे घर में मेरी इक्विपमेंट भी चाहिए, एक्सरसाइज की मशीनें भी चाहिए, तो मुझे पैसा कमाना है। बच्चे ला के नहीं देंगे क्योंकि यंग है, उन्हें तो पता ही नहीं कि ओल्ड एज में क्या होने वाला है। जैसे जैसे हम 40+ होते हैं या 45+ होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे बराबरी वाले दोस्त लोग या फैमिली में जो भी इस एज के, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उससे बचना है तो मेरी आगे की जो प्लानिंग है वो कम से कम 70 के एज तक मुझे ड्राइविंग करनी है। अच्छा। क्योंकि मेरी आंखों की एक्सरसाइज होती है ड्राइविंग में, मैं इधर के भी साइड मिरर में देखती हूँ, उधर के साइड मिरर में देखती हूँ, और मेरा जो ब्रेन है वो पूरा अलर्ट रहता है। अलर्ट रहता है, एब्सोल्युटली। इसलिए मुझे आज तक चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी, एक रीज़न ये है। तो इस चीज़ की हेल्थी रखने के लिए मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी कम से कम 70 तक। अच्छा। दूसरा, अब 70 तक मुझे अपने आप को एक्टिव रखना है तो मुझे अपने हाथ पैर सब बिल्कुल ओके रखने चाहिए। तो मुझे ट्रक लाइन से बेस्ट कोई और नज़र नहीं आता। आपके हाथ पैर सब उसमें काम आ जाते हैं सारे। सेकंड, जो मैं साइंटिस्ट की, रिसर्चर्स की बुक्स पढ़ती हूँ उसमें मुझे आंसर मिल जाता है कि ये जो हमारा ओल्ड एज होती है इसके साथ में जैसे जैसे हमारे सेल डेड होते हैं तो जो स्टेम सेल्स है वापस उन्हें कैसे बनाया जा सकता है उसको भी फॉलो करती हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें मिल के बनाते हैं और इसके प्रति कॉन्शियस रहना चाहिए। मैं मेडिकल का इंश्योरेंस कभी नहीं लूँगी क्योंकि ले लिया तो मेरा माइंड सेट हो जाएगा कि मैं बीमार हुई तो मुझे ईजिली कवर हो जाएगा। बट यदि नहीं लूँगी तो मुझे ये डर रहेगा मुझे बीमार कभी नहीं पड़ना है। राइट। इसलिए बीमार पड़ना ही नहीं है तो ये लेना ही नहीं इंश्योरेंस। योगिता जी, आपने एक बात की हेल्दी डाइट की, हाईवेज पर आप ये डाइट कैसे मेंटेन करते हो? क्योंकि ढाबों का खाना तो जो मैंने देखा है मिर्ची मसाले ठूसे हो रहे थे, आप कैसे मैनेज करते हो उसको? देखिए, मेरी जो स्टडी है, अभी मैं ब्रूस फीफे की बुक पढ़ रही हूँ, स्टॉप अल्जाइमर नाउ एंड कोकोनट मिराइकल। ठीक है, तो मुझे एक बात पता है कि जो कुक किया हुआ, जो 55 डिग्री टेम्परेचर का जो ऑयल होता है, फ्राई किया हुआ या फिर तला हुआ कोई भी सामान, तो उसे अवॉइड करना है। वो केमिकल जनरेट करता बॉडी के अंदर। मैं जब भी गाड़ी लेके कहीं पे रुकी हुई हूँ, कहीं मेरी गाड़ी अनलोड नहीं हो रही है, तो मेरे किंडल ऐप के ऊपर बुक रहती है परमानेंट पढ़ने के लिए, और मैं उसका हार्ड कवर पेपर भी मतलब बुक भी रखती हूँ। दोनों चीज़ मेरी एक ये हैबिट है कई सालों से। तो मैं कोकोनट ऑयल साथ में रखती हूँ। रोज़ाना 74 मिलीलीटर रोज़ उसको ड्रिंक करती हूँ डायरेक्टली एज ए सप्लीमेंट। अच्छा। जो गुड फैट होता है, जो हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और 2 ही ऑयल आप ले सकते हैं, एक तो जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, या फिर कोकोनट ऑयल। मैं ऐसे मैनेज करती हूँ। फिर ज़्यादातर मैं बिना फ्राई की हुई खिचड़ी बनाती हूँ, दाल चावल, उसके अंदर सारी सब्जी भाजी जो भी रोडों पे मिलती है या पेड़ों से तोड़ी हुई इमली है, कैरी है, ये सब उसके अंदर डाल देती हूँ। और डालने के बाद जब वो बॉईल हो रहा है तो उस समय ऑयल डालती हूँ उसके अंदर, ताकि ऑयल को मैंने गर्म नहीं किया, एकदम कम टेम्परेचर पे मैंने ऑयल डाला उसके अंदर। अमेजिंग। तो मेरा जो डाइट है वो ऐसे फॉलो करती हूँ। और जनरली सब्जी वालों से सब्जी लेने के बाद में उसे अच्छे से वॉश करने के बाद में उसे रॉ खा लेती हूँ। अच्छा। भिंडी भी रॉ खा लेती हूँ, करेला भी रॉ खा लेती हूँ, शिमला मिर्च तो बहुत सारी खाती हूँ। तो आप कुक फूड की जगह रॉ फूड अगर खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, बहुत ही हेल्दी है। और यदि आप बोलो कि वो केमिकल में है,
केमिकल उनके ऊपर डला हुआ है, तो आप आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि आप उस केमिकल का मुकाबला करोगे। बिकॉज आपके हाथों के ऊपर सरफेस पे ढेरों बैक्टीरिया है, आपके ओठों के ऊपर बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया हानि तब पहुंचाते हैं जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। जब न्यूट्रिशन स्ट्रॉन्ग रखेंगे आप बॉडी के अंदर, तो आप उससे फाइट करने के लिए अपने बॉडी को उतना स्ट्रॉन्ग बना लोगे। राइट। अभी हाल ही में मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम ट्रक ड्राइवर्स के लिए 1000 रेस्ट हाउसेस बनाएंगे। क्या उससे ड्राइवर्स की लाइफ इजी होगी अगर हम ये मान के चले कि रेस्ट हाउसेस बन जाएंगे? नहीं, ड्राइवर फिर भी रेस्ट हाउस में नहीं रुकेंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। वो उनकी गाड़ी के कैबिन में ही सोना पसंद करेंगे। क्या होंगे, क्यों ऐसे? कि मुझे लगता है कि उन्हें अपने कैबिन से ज़्यादा सेफ्टी कहीं और नज़र नहीं आती। लेकिन अगर गवर्नमेंट वहाँ पे सेफ्टी भी प्रोवाइड करे कि आपका ट्रक, आपकी बैटरी, डीजल, माल सब सिक्योर्ड है, तो क्या वो शिफ्ट होगा? गवर्नमेंट वहाँ पे एम्प्लॉय भी प्रोवाइड कराएगी कि एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे वहाँ पे जॉब्स भी देगी समझो। फिर भी वहाँ पर जो भी जॉब करेगा, जो भी वहाँ पे वॉचमैन होगा, जो भी उसको टेक केयर करेगा, वो इंसान अलग से ड्राइवरों से कुछ पैसे मांगेगा, ठीक है, 50 या 100 रुपये। तो ड्राइवर एक रात रुकने के लिए 50 रुपये भी देना पसंद नहीं करते, मैंने देखा है। कुछ ड्राइवर्स देना चाहते हैं पर कुछ नहीं देना चाहते। तो 50% समझ सकते हैं आप। यदि ड्राइवर्स की लाइफ अगर हमें सुधारनी है, क्या चेंजेस होने चाहिए इसके लिए? ड्राइवर खुद एजुकेट होना चाहिए, सबसे बड़ा चेंजेस। जहाँ एजुकेशन है वहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल अच्छी रहती है। जहाँ एजुकेशन कम है, ज़्यादातर गरीब घरों से अनएजुकेटेड लोग बड़े होकर ड्राइवर बन जाते हैं। और सबसे पहले लोक संख्या, जो गरीब लोग लाइन लगा के, मतलब कुछ गरीब परिवारों को मैंने देखा है कि वाइफ बोल रही है मुझे ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ, मगर पति के पास टाइम नहीं है, मुझे लेके कौन जाएगा, हॉस्पिटल तक कौन जाएगा। तो इस वजह से उसका ऑपरेशन नहीं हो, मतलब बच्चे होने वाला ऑपरेशन, ABC ऑपरेशन, तो उसे रोक नहीं लगती है। इस वजह से वो लाइन लगी रहती है, उतनी इनकम आती नहीं है, और ना ही वो केयर कर पाती है कि उन्हें एजुकेशन के लिए स्कूल भेज सके, क्योंकि वो खुद भी इतनी एजुकेटेड नहीं होती है। तो एजुकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट। फाइनली योगिता जी, आपके बच्चे आजकल क्या क्या कर रहे हैं? बिकॉज मैंने उनको बहुत छोटा छोटा देखा था फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था उनको। मेरी बिटिया IT कंपनी में जॉब कर रही है, और सेम कंपनी में मेरे बेटे ने भी अभी जॉब ज्वाइन कर ली। पहले वो विप्रो में था, और US की अल्टेरो कंपनी है जिसमें अच्छे पोजीशन पे है दोनों, और वर्क फ्रॉम होम है उन्हें। अच्छा। हाँ, दोनों को लाइफ टाइम बोल के रखा है कंपनी ने। जब तक उस कंपनी में रहेंगे तब तक वर्क फ्रॉम होम। तो आप घर कब जाते हो? आपके ट्रिप्स के बाद कितना मौका मिलता है आपको घर पे? मैं लगभग 12 या 15 दिन का एक ट्रिप लगाऊंगी, तो उसके बाद में मैं घर पे ज़्यादातर रुकूंगी। मैं महीने में सिर्फ एक ट्रिप भी लगाती हूँ तो भी सफिशिएंट इनकम हो जाती है। अच्छा। क्योंकि आजकल मेरे ऊपर डिपेंडेंट तो कोई नहीं है, दोनों अपनी कमाई कर रहे हैं। अब मुझे सिर्फ अपने लिए कमाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। कम से कम काम करो, 50% काम करो, 50%। अभी मैं हिमाचल प्रदेश घूम के आई हूँ पैराग्लाइडिंग करके। छुट्टी पे गए थे या ट्रक में गए थे? नहीं, ट्रक से नहीं गई थी, छुट्टी पे। अच्छा, फैमिली ट्रिप। वेरी गुड। तो एंजॉय भी करना चाहिए लाइफ। तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि जॉब और कोई हो, क्योंकि आप 30 डेज तक एक ही तरह जॉब करते हो, बैग लेके जाना और वापस आना। तो आप जिए क्या, रात को होटल की तरह घर यूज़ किया बस। क्या हम ये समझ के चले कि ट्रक ड्राइविंग का जो जॉब है, अगर हम इसे बराबर से सबसे बेस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप पे वही है। बिकॉज एंजॉयमेंट, नए लोग, नए फेस्टिवल्स, और नए नए लोगों के, उनके जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो लोग बसे हुए हैं, उनका अलग अलग तरीके से उस चीज़ को मनाना देखने मिलता है। तो हमारा ना ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है जब हम इन सब नई चीज़ों को देखते हैं। वही माहौल में इंसान पागल हो जाता है। Well friends, that was such an engaging conversation with Yogita. I can tell you it was an emotional filled atmosphere in that room, especially with women interacting with Yogita and knowing her journey up close. Even as a truck driver, she has evolved so much beyond just her profession. She got the best education for her kids who are now working with MNCs. She's into reading and at the same time maintains a well-nourished and balanced diet despite being on highways across India. Hats off and a salute to Yogita Raghuvanshi. Hope this video will encourage many more women across India to consider truck driving as a profession. You have been watching Aisha Presents Nai Soch Naye Raaste, a Trans India exclusive. We will be back again next week with yet another exciting episode. Until then,
Stay safe and drive safe. Jai Hind.